ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कशन होगा कि हम लाइट को पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ मानेंगे, जिस इन पार्टिकल्स को अपन फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट जानने से पहले हमें क्वांटम थ्योरी जाननी है, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कह लो इसको, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट की क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक की थ्योरी है, जो जिसमें उसने कहा था कि लाइट जो है वो फोटोन से मिलके बना है ना, उसी फोटोन वाली थ्योरी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो उसने क्या कहा था कि लाइट जो है वो फोटोन से मिलके बना है, और हर फोटोन एक एनर्जी पैकेट है, मतलब लाइट जो एनर्जी आ रही है किसी भी सोर्स से, वो एक्चुअली वेव की फॉर्म में नहीं, उसने कहा कि वो पार्टिकल्स के फॉर्म में आ रही है, वो फोटोन्स के फॉर्म में आ रही है, और हर फोटोन की एनर्जी है ना। तो उसने कहा फोटोन्स है, एनर्जी ऑफ फोटोन उसने कहा था इज इक्वल टू एच न्यू है, जिसको मैं एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकता हूँ। एक रिलेशन तो आप जानते ही हो कि सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, किसी भी वेव के लिए सही है कि वेव स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। तो वैसे ही फोटोन की एनर्जी को अगर मैं एच न्यू लिखूं तो इसको मैं एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकता हूँ। इसके लिए मुझे हर चीज एसआई यूनिट में लिखनी चाहिए, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो एच हो, चाहे वो न्यू। और एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 यूनिट जूल सेकेंड। फ्रीक्वेंसी से इसकी यूनिट निकाल सकते हो, 6.6 इंटू 10⁻34। फिर क्या होता है कि इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर जगहों पे आप देखोगे कि जो वेवलेंथ दी होती है वो एंगस्ट्रॉम में दी होती है, नैनोमीटर में दी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एच और सी की वैल्यूज रख के इसको कन्वर्ट कर लिया, तो जो फोटोन की एनर्जी आती है लगभग वो आती है 12,400 अपॉन लैम्डा। यहाँ लैम्डा अपने को एंगस्ट्रॉम में रखना है, और इसका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो अगर अपने को वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दे रखी है तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपन उसकी फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, E इज इक्वल टू 12,400 अपॉन लैम्डा, जहाँ लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है। नैनोमीटर में हुआ तो या तो उसको एंगस्ट्रॉम में बदल लो, या यहाँ पे 1240 अपॉन लैम्डा रख दो। ठीक है, और आप ये जानते ही हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाए तो उसको जितनी एनर्जी मिलेगी दैट इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू 1 वोल्ट, मतलब इतना जूल। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दिस मच, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हो गया फोटोन की एनर्जी, और फोटोन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है ना, मतलब इतनी ही होगी। एक फोटोन अगर न्यू फ्रीक्वेंसी या लैम्डा वेवलेंथ की लाइट का अगर एक फोटोन आता है तो उसकी एनर्जी इतनी ही होगी। ठीक है, दूसरा आता है लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन। क्या आता है? लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का लीनियर मोमेंटम। तो जो फोटोन का लीनियर मोमेंटम होता है ना, लीनियर मोमेंटम कहीं भी क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। कहीं भी क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। फोटोन्स लाइट की स्पीड से जाते हैं, तो अगर मैं इसके मोमेंटम को भी ऐसा लिखना चाहूं तो मैं इसको m इंटू सी लिख सकता हूं। लेकिन फोटोन का रेस्ट मास तो 0 होता है, तो फोटोन में कभी मास की बात नहीं की जाती, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो एक्चुअली क्या हुआ होगा कि मैं मान सकता हूँ कि फोटोन में पूरा का पूरा मास, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है तो एनर्जी में चेंज हो गया होगा। तो मैं अगर इसको यहाँ से लिखूँ कि ये E इक्वल टू mc² है, तो m इंटू सी की वैल्यू आ रही है E अपॉन सी। तो मैं इसको एक्चुअली लिख सकता हूँ कि फोटोन का मास, सॉरी फोटोन का मोमेंटम, ये लिखना सही नहीं रहता है क्योंकि, तो फोटोन का मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, है ना। एक फोटोन का मोमेंटम क्या लिखा जा सकता है? E बाई सी। ई को मैं एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकता हूँ, तो ये एच अपॉन लैम्डा भी बन जाएगा, या फिर इसको एच न्यू भी लिख सकता हूँ, सो इट इज एच न्यू अपॉन सी। दिस इज लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन, E बाई सी,
या h अपॉन लेमडा या h न्यू अपॉन c। और याद रखना लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैं अगर एक स्टेटमेंट लिखूं, बोलूं आपसे कि अगर दो फोटोन हैं, उनका वेवलेंथ सेम है, तो क्या जरूरी है कि उनका लीनियर मोमेंटम सेम होगा? अगर दो फोटोन हैं, उनका वेवलेंथ सेम है, तो क्या जरूरी है कि उनका लीनियर मोमेंटम सेम होगा? आंसर है नहीं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है ना। h बाय लेमडा, उनके लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, पर डायरेक्शंस डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन अगर आपसे उल्टा कहा जाए कि दो फोटोन हैं, उनका लीनियर मोमेंटम सेम है, तो क्या जरूरी है कि उनका लेमडा सेम होगा? हाँ। तो लेमडा सेम होने का मतलब ये नहीं है कि मोमेंटम सेम होगा, क्योंकि उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। हाँ, मोमेंटम सेम होने का ये मतलब जरूर है कि लेमडा सेम हो। बात समझ में आई है ना? ठीक, चलिए। एक होता है इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास, ऐसे ही मास तो होता नहीं वैसे, तो रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज जीरो, बट हम इफेक्टिव मास निकाल सकते हैं। कैसे? कि मैंने मोमेंटम को लिखा ना h अपॉन लेमडा, तो वैसे ही मैं सोच सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ मास इनटू वेलोसिटी, उसका मोमेंटम इक्वल टू h अपॉन लेमडा। तो यहाँ से जो इफेक्टिव मास आएगा वो आएगा h अपॉन सी लेमडा। वैसे तो मास का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कभी आप को पूछें कि इस फोटोन के बराबर इफेक्टिव मास कितना है, तो उसको मैं h बाई सी इंटू लेमडा की फॉर्म में लिख सकता हूँ। या आप ये कह सकते हो कि जो इफेक्टिव मास है, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, मतलब जिसके लिए लेमडा कम उसका मास ज़्यादा। सबसे ज़्यादा लेमडा अगर मैं विजिबल लाइट में बात करूं तो रेड का होता है, और सबसे कम लेमडा वायलेट का होता है। तो अपन ये जानते हैं लेमडा वायलेट इज लेस देन लेमडा रेड, सो मास ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन मास ऑफ रेड। अगर इफेक्टिव मास की बात हो तो मास नहीं होता है, बट अगर मैं एनर्जी के इक्विवेलेंट मास निकालना चाहूं तो मैं ऐसे वेवलेंथ के टर्म में कंपेयर करके बता सकता हूं। ठीक है, चलिए आगे। एक टर्म होती है इंटेंसिटी। आपको ये सब आता हो तो अच्छी बात है, वरना फटाफट सुन लीजिए। एक टर्म होती है इंटेंसिटी और एक टर्म होती है पावर। इन जनरल है ना, अभी फोटोन की बात नहीं करेंगे। पावर का मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। और इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया। एंड पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, सो इट इज एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। तो दिस इज इंटेंसिटी एंड पावर। तो अगर मैं इंटेंसिटी की हेल्प से एनर्जी निकालना चाहता हूँ तो मैं उसको लिख सकता हूँ इंटेंसिटी इंटू टाइम इंटू एरिया। और अगर मैं पावर की हेल्प से एनर्जी निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ पावर इंटू टाइम। ये इन जनरल मीनिंग है इन वर्ड्स का, कि इंटेंसिटी वर्ड का क्या मतलब, पावर वर्ड का क्या मतलब। अब मान लीजिए कभी आपसे फोटोन के टर्म में बात की जाए, है ना, क्वेश्चन की फॉर्म में दे देता हूँ मैं, ऐसे मान लो if light of intensity I falls normally, if light of intensity I falls normally on a surface of area A, if light of intensity I falls normally on the surface of area A, और इस लाइट के लिए आपको लैम्डा पता है, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने फोटोन आएंगे? अगर आई इंटेंसिटी लैम्डा वेवलेंथ वाली लाइट ए एरिया पे इंसिडेंट होती है तो कितना फोटोन आ रहा होगा? तो बिल्कुल अपन कैसे सोच सकते हैं, सुनना। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इक्वल टू इंटेंसिटी को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा? पावर। इंटेंसिटी इंटू एरिया इज पावर, एंड व्हाट इज पावर? पावर इज एनर्जी पर सेकेंड। तो मैंने लिखा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इक्वल टू एनर्जी पर सेकेंड,
डिवाइडेड बाय एक फोटोन की एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है, फोटोन की फॉर्म में। तो ये क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड इज इक्वल टू पावर दैट इज एनर्जी पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। इसको आप लिख सकते हो आई ए लैम्डा अपॉन एच सी। तो ये पर सेकेंड इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटोन्स है ना। बात समझ में आती है, जल्दी बोलिए। यस सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं कि फ्रॉम अ बल्ब ऑफ पावर P, एक P पावर की बल्ब है, फ्रॉम बल्ब ऑफ पावर P photons of wavelength lambda are emitted, lambda wavelength के photon emit हो रहे हैं, from a bulb of power P photons of wavelength lambda are emitted if the efficiency of conversion of electrical energy to photons is eta percent, find number of photons emitted per second। क्या पूछा है कि एक बल्ब है जिसकी पावर P है, इससे लैम्डा वेवलेंथ वाले फोटोन निकल रहे हैं। अगर बल्ब की एफिशिएंसी है फोटोन्स को कन्वर्ट करने की ईटा, तो हमें ये बताना होगा कि पर सेकेंड कितने फोटोन निकल रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। तो कैसे बताऊंगा, वही सेम मेथड कि इंटेंसिटी इक्वल टू पावर इमिटेड, कितनी पावर बल्ब इमिट कर, सॉरी नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड इक्वल टू पावर इमिटेड इनटू एनर्जी ऑफ फोटोन। अच्छा, पावर इमिटेड को क्या लिखेंगे, इफिशिएंसी इनटू पावर यूज्ड अपॉन फोटोन की एनर्जी एच सी अपॉन लैम्डा। इसे वैल्यू रख देंगे, है ना, कितनी पावर फोटोन्स के फॉर्म में मिल रही है अपॉन एक फोटोन की एनर्जी। तो इससे अपन किसी बल्ब में ऐसा दिया हुआ कैसा हो रहा है, तो अपन बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ फोटोन्स निकल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन। अब अपन सीखेंगे एक छोटी सी चीज रेडिएशन प्रेशर के बारे में, जो अपना नया टॉपिक है एक्चुअली में आपके लिए, रेडिएशन प्रेशर। कि रेडिएशन प्रेशर होता क्या है, तो मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में ही दे रहा हूं। इसमें पहला अपन सीख रहे हैं प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए रेडिएशन प्रेशर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, कैसे इंसिडेंस के लिए, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। कि मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इस पे लाइट आ रही है, नॉर्मल इंसिडेंस मतलब सरफेस पे परपेंडिकुलरली लाइट आ रही है। प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मतलब जैसे एग्जांपल प्लेन मिरर, किसी प्लेन मिरर पे ऐसे लाइट आ रही हो, इंटेंसिटी आई हो, लैम्डा हो और ये एरिया ए हो। तो आपसे पूछते हैं फाइंड फोर्स एंड प्रेशर exerted by the radiation on surface। सरफेस पे ये फोर्स कितना प्रेशर लगा रहा है, सॉरी सरफेस पे ये रेडिएशन कितना फोर्स लगा रहा है ना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका मतलब वो फोटोन जैसे आया वैसे ही चला जाएगा, सारे के सारे फोटोन पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो क्योंकि सरफेस प्योरली रिफ्लेक्टिंग है तो मैग्नीट्यूड ऑफ change in momentum
ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन के मोमेंटम में चेंज का मैग्नीट्यूड 2h अपॉन लेमडा। मानते हो क्या सब लोग? फोटोन आया था h बाई लेमडा से, टकरा के वापस भी गया h बाई लेमडा से, तो उसके मोमेंटम चेंज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2h अपॉन लेमडा। मानते हो इसे कोई बॉल फेंके हम दीवार की तरफ mv स्पीड से, और वो mv मोमेंटम से ही वापस भी लौट जाए, तो उसके मोमेंटम में चेंज कितना हुआ? 2mv। वही चीज़ है। तो एक फोटोन के मोमेंटम में चेंज। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज मोमेंटम चेंज पर सेकेंड, एक सेकेंड का मोमेंटम चेंज। तो एक फोटोन का मोमेंटम चेंज कितना हुआ? 2h अपॉन लेमडा। दिस इज मोमेंटम चेंज ऑफ वन फोटोन इनटू, अगर मैं इसको नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? मोमेंटम चेंज पर सेकेंड। फोर्स क्या होता है? मोमेंटम चेंज पर सेकेंड। तो अगर मैं एक फोटोन के मोमेंटम चेंज को नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मोमेंटम चेंज पर सेकेंड। आपको मैंने तुरंत नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड कैलकुलेट करना सिखाया है। इट इज IA अपॉन HC अपॉन लेमडा। h बाई लेमडा से h बाई लेमडा कैंसिल हुआ, और फोर्स का आंसर आता है बेटा 2IA अपॉन C। So for a pure reflecting surface or in case of normal incidence, फोर्स कितना आया? 2IA अपॉन C। और प्रेशर कितना आता है? 2I अपॉन C। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए फोर्स इक्वल टू 2IA अपॉन C। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, I इंटू A क्या है? इंसिडेंट पावर। 2 इंटू इंसिडेंट पावर अपॉन C, और प्रेशर कितना होता है? 2I अपॉन C। आप ध्यान से देखिए, ये वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करते, डज नॉट डिपेंड ऑन वेवलेंथ। मतलब अगर इतनी पावर किसी भी वेवलेंथ की फॉर्म में आए, मान लो ये सिर्फ इंसिडेंट पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो इतनी पावर किसी भी वेवलेंथ के फॉर्म में आए तो इतना ही फोर्स लगाएगा, या इतनी अगर इंटेंसिटी किसी भी वेवलेंथ की फॉर्म में आए तो इतना ही फोर्स लगेगा। तो ये सिर्फ इंसिडेंट पावर पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट या नेचर ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अगर सेम पावर इंसिडेंट है तो सेम फोर्स लगेगा। दिस इज फॉर प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेम चीज मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बताई थी, बस वहां जो मैं इसको यहाँ आई लिख रहा हूँ उसको मैं वहाँ S से लिखता था, पॉइंटिंग वेक्टर से। याद आया क्या? मैंने कहा था कि मैं वहां प्रूफ बताऊंगा, है ना? जब मैंने EM वेव पढ़ाया था तो वहां भी मैंने रेडिएशन प्रेशर पढ़ाया था, सेम फॉर्मूला लिखा था। वहां लिखा था 2SA अपॉन C और 2S अपॉन C, वेयर S वाज द पॉइंटिंग वेक्टर, एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। याद है कुछ? ठीक, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट पार्ट पे चले इसमें, है ना? चलिए, ये था प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। नेक्स्ट इज फॉर प्योरली एब्जॉर्बिंग सरफेस। ये बहुत सिंपल है। सेकेंड इज फॉर प्योरली एब्जॉर्बिंग सरफेस। प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब आप कह सकते हो R इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 0, मतलब पूरा फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो गया, कोई फ्रैक्शन एब्जॉर्ब नहीं हुआ। प्योरली एब्जॉर्बिंग सरफेस का मतलब A इक्वल टू 1, R इक्वल टू 0, पूरा एब्जॉर्ब हो गया, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। और नॉर्मल इंसिडेंस से सीख रहे हैं अभी, है ना? दिस इज फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। तो लाइट है, इस पे लाइट आई नॉर्मली, वही सेम आई इंटेंसिटी लेमडा, ये एरिया ए है। ठीक, तो एक फोटोन के मोमेंटम में चेंज इस बार कितना होगा कि वो फोटोन आया और एब्जॉर्ब हो गया, तो उसके एक फोटोन के मोमेंटम में चेंज हुआ h अपॉन लेमडा। तो वापस मैं फोर्स क्या लिखूंगा? एक फोटोन के मोमेंटम में चेंज, यहाँ 2 की टर्म नहीं आएगी, इनटू टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स। एंड व्हाट इज नंबर ऑफ फोटोन? IA अपॉन HC अपॉन लेमडा। h अपॉन लेमडा कैंसिल हुआ और आंसर आया IA अपॉन C, एंड प्रेशर इज I अपॉन C। तो उसका आधा फोर्स आता है। ऑब्वियस सी बात है, रिफ्लेक्टिंग में मोमेंटम चेंज 2 टाइम्स हुआ तो उसमें फोर्स दुगना आता है, एब्जॉर्बिंग में मोमेंटम चेंज आधा हुआ उसका फोर्स
आधा। अगर प्योरली एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो फोर्स इज आई ए अपॉन सी, प्रेशर इज आई अपॉन सी। एंड थर्ड इज इसमें पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब R इक्वल टू आर और A इक्वल टू 1 - r, मतलब कुछ फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो रहा है ना। तो इसमें कैसे करेंगे, वैसे ही सोच सकते हो दो पार्ट्स में, जो रिफ्लेक्ट हुआ उसके लिए रिफ्लेक्ट वाले का फोर्स, जो एब्जॉर्ब हुआ उसके लिए एब्जॉर्ब वाले का फोर्स, है ना। मतलब जो रिफ्लेक्ट हुआ उसके मोमेंटम में चेंज इतना इनटू रिफ्लेक्टेड का नंबर, तो अगर टोटल नंबर n था तो रिफ्लेक्टेड का नंबर होगा r इंटू एन। ये क्या हुआ, अगर r फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ है तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से फोर्स, प्लस एब्जॉर्ब वाले की वजह से फोर्स, तो एब्जॉर्ब वाले में मोमेंटम चेंज h अपॉन लेमडा और उसका नंबर, तो उसका फ्रैक्शन 1 - r, तो इट इज 1 - r इंटू एन, है ना। ये एब्जॉर्ब वाले का फोर्स प्लस रिफ्लेक्टेड वाले का फोर्स एक साथ लिखा हुआ है। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये बन रहा है अपना, आप देखो तो एन एच अपॉन लेमडा कॉमन आ जा रहा है, ये बच रहा है 2r प्लस 1 - r, ये बन रहा है फोर्स इक्वल टू एन एच अपॉन लेमडा 1 + r। अब n की वैल्यू रख दीजिए, तो h अपॉन लेमडा 1 + r, n इज आई ए अपॉन एच सी अपॉन लेमडा, कैंसिल हुआ, सिंपल वही आंसर आएगा। तो आई फोर्स इज इक्वल टू आई ए अपॉन सी 1 + r। अगर आप यहाँ r की वैल्यू 0 रख दोगे मतलब प्योरली एब्जॉर्बिंग सरफेस, तो ये बन जाएगा आई ए अपॉन सी। अगर आप r की वैल्यू 1 रख दोगे तो ये बन जाएगा 2ia अपॉन सी। प्रेशर इज इक्वल टू आई अपॉन सी 1 + r। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, जितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा था उसके लिए रिफ्लेक्ट वाला फोर्स लगा दिया, उतने फोटोन्स के लिए जितने फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे थे उसके लिए मैंने एब्जॉर्बेशन वाला फोर्स लगा दिया उतने फोटोन्स के लिए, दोनों को ऐड कर दिया। बोलो भाई, सही है। दिस इज फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, दिस इज फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, है ना। ये आपको पहले आता था क्या, ये आपको पहले आता था क्या, ठीक है चलिए ओके। वैसे तो इतना ही काम का है बट फिर भी बहुत सारे पेपर होने तो हो सकता है कुछ ऊपर नीचे पूछ ले, इसलिए मैं एक दो चीजें एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। ऑब्लिक इंसिडेंस, ऑब्लिक इंसिडेंस पहला है प्योरली एब्जॉर्बिंग, प्योरली एब्जॉर्बिंग। अगर प्योरली एब्जॉर्बिंग के केस में ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा हो तो क्या होगा, लाइट ऐसे आ रही है ना, थीटा एंगल पे, वर्टिकल से थीटा एंगल पे और पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जा रही है, मतलब a इक्वल टू 1 r इक्वल टू 0। तो क्या आप ये मानते हो कि इस केस में जो सरफेस पे फोर्स आएगा वो इस तरफ आएगा, फोर्स ऑन द सरफेस, क्योंकि टक्कर हुई और रुक गया तो सरफेस पे फोर्स इस तरफ आएगा, बोलो मानते हो। वेलोसिटी इसी तरफ थी तो सरफेस पे फोर्स इसी तरफ आएगा फोटॉन्स का, बोलो भाई। फोटोन सरफेस पे इस तरफ फोर्स लगाएंगे, है ना। अब सुनना, मैं ये फोर्स निकाल लेता हूँ, बहुत आसान है फोर्स निकालना। एक्चुअली ये एरिया ए दिया हुआ है ना। तो इसमें अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड निकालूं तो एरिया का ये कंपोनेंट हमारे काम नहीं आएगा, बल्कि हमारे काम बेटा ये एरिया आएगा, है ना, फ्लक्स वाली चीज एक तरीके से, है ना। तो अगर ये एरिया है तो एक्चुअली ये a cos थीटा है, तो मैं नंबर ऑफ फोटोन्स पूछूं तो ये आएगा I इंटू ए कॉस थीटा अपॉन एच सी अपॉन लेमडा। अगर सरफेस का एरिया a है और इंटेंसिटी I और
लेमडा वाले फोटोन आ रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटोन्स आएगा आई ए कॉस थीटा अपॉन एच सी अपॉन लेमडा। आई ए कॉस थीटा क्यों लिया? क्योंकि ये ऑब्लिकली आ रहा है, तो इस एरिया पे जो फोटोन इंसिडेंट होगा वो एक्चुअली इस एरिया से पास हुआ होगा। या फिर आप ऐसा सोचो कि आप इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट ये वाला कर लो, एक ही बात है कि इंटेंसिटी इधर आई है तो इधर इंटेंसिटी कितनी होगी, आई कॉस थीटा, एक ही बात है, आई कॉस थीटा इंटू एरिया। तो और एक फोटोन के मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, तो वो आया था और आने के बाद रुक गया, मतलब एच अपॉन लेमडा। तो मैं अगर फोर्स लिखूं कि फोर्स ड्यू टू रेडिएशन इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन इनटू नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, दैट इज आई ए कॉस थीटा अपॉन एच सी अपॉन लेमडा। एच अपॉन लेमडा से एच अपॉन लेमडा कैंसिल हुआ, फोर्स का आंसर आता है आई ए कॉस थीटा अपॉन सी। कितना आता है, आई ए कॉस थीटा अपॉन सी। दिस इज फोर्स। प्रेशर पूछूं, प्रेशर होता है बेटा फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। कितना होता है, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो मैं आपसे पूछूं कि इस एरिया पे कितना फोर्स लगेगा, तो आपको फोर्स का कंपोनेंट लेना होगा एरिया के परपेंडिकुलर, एंड दैट कंपोनेंट इज एक्चुअली एफ कॉस थीटा अपॉन एरिया। फोर्स का आपको कौन सा कंपोनेंट काम आएगा, ये कंपोनेंट, दिस इज एफ परपेंडिकुलर। द आंसर इज एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया और एफ कॉस थीटा अपॉन एरिया, और एफ आप ऑलरेडी जानते हो। तो ये इंटर प्रेशर कितना आ जाता है, आई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी। दिस इज प्रेशर एंड दिस इज फोर्स। बात समझ आई? ये आया तो अच्छे क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, मैंने प्रेशर निकालते टाइम कंपोनेंट इसलिए लिया क्योंकि वो किसी एंगल पे आ रहा है और पिछला वाला तो था ही। यही अगर प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता तो प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता तो, जैसे मिरर पे आती लाइट ऐसे, तो लाइट ऐसे ऑब्लिकली आती और रिटर्न होके चली जाती। सोचो ये क्वेश्चन ना, मतलब एक तरह से रे ऑप्टिक्स से कंबाइन करके भी पूछ सकते हैं कि एक मिरर पे लाइट इतने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, बताओ लाइट मिरर पे कितना फोर्स लगा रही है, लाइट की इंटेंसिटी दे दें, मिरर का एरिया दे दें, तो इसको ना रे ऑप्टिक्स से कंबाइन करके पूछ सकते हैं कि मान लो ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंटेंसिटी आई लैम्डा ये सब पता है आपको, है ना। तो इस बार देखो मैं कहता हूँ कि क्योंकि लाइट प्योरली रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो जो फोर्स लगाएगी लाइट वो इस तरफ लगाएगी, क्योंकि इसी तरफ वाला मोमेंटम चेंज हुआ है। ये मानते हो? इस बार फोर्स ऑब्लिक नहीं है, इस बार फोर्स सीधा ही लगेगा नीचे, क्योंकि मोमेंटम का ये वाला कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट चेंज हुआ है, तो फोर्स ऑलरेडी सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि सरफेस के पैरेलल मोमेंटम का कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ। सरफेस के पैरेलल तो लाइट जैसे जा रही थी वैसे ही निकल गई, लाइट का सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंज हो गया, एफ। हाँ, तो मतलब इस बार मैं प्रेशर को जो लिखूंगा ना, सिंपल फोर्स अपॉन एरिया ही लिखूंगा, एफ परपेंडिकुलर एफ ही है। अभी एफ वापस निकालना है, तो नंबर तो वापस वैसे ही निकालेंगे। एक फोटोन के मोमेंटम का चेंज इस बार डिफरेंट है, वो एच लैम्डा से आया और इधर चला गया, है ना। तो जो फोर्स लिखूंगा, इट इज मोमेंटम चेंज ऑफ वन फोटोन। एक फोटोन के मोमेंटम में चेंज आया है 2h अपॉन लेमडा कॉस थीटा। मानते हो क्या? ये वाला सवाल रे, कि बॉल ऐसे आती है टक्कर होके जाती है, तो इस बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, 2mv कॉस थीटा लिखते हैं ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंज हुआ बस, तो 2h अपॉन लेमडा कॉस थीटा इनटू नंबर ऑफ फोटोन्स, इनटू क्या, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स, उसको तो वापस वही लिखूंगा मैं, आई ए कॉस थीटा अपॉन एच सी अपॉन लेमडा। एच अपॉन लेमडा से एच अपॉन लेमडा कैंसिल होगा, फोर्स आ रहा है आई ए 2ia कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी, और प्रेशर आ रहा है फोर्स अपॉन एरिया, सो 2i
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी। इसमें फोर्स में भी स्क्वायर आता है और प्रेशर में भी स्क्वायर आता है, क्योंकि यहाँ प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है सीधा। इस वाले में फोर्स में स्क्वायर नहीं आता है, प्रेशर में स्क्वायर आता है। मैंने तो आपको एग्जैक्ट डेरिवेशन ही बता दी, ठीक है। मतलब थोड़ी सी मैकेनिक्स है एक्चुअली में। ठीक। यस सर। और इतना वैसे काफ़ी है, फिर भी कई बार वो ना ऐसे याद रख सकते हो कि मान लो ये स्फेरिकल सरफेस हो, ये कैसा है, स्फेरिकल सरफेस, इस पे लाइट आती है इधर से, ये आई, ये ए है ना, और इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस आर है। तो इसमें भी तीन केस हो सकते हैं, लाइट पूरी तरह एब्जॉर्ब हो सकती है, लाइट पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो सकती है, लाइट पार्शियली रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो इसके अंदर जो रेडिएशन प्रेशर आता है, अगर आप मान लो A इक्वल टू 1 मान लो और R इक्वल टू 0 मान लो कि पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, तो आप याद करो पूरी तरह से एब्जॉर्ब वाले में अपना प्रेशर क्या आता है, व्हाट इज, या फोर्स की वैल्यू क्या आती है। ये देखो वापस क्या है, दिस इज अगेन इंसिडेंट पावर, दिख रहा है क्या आपको, दिस इज अगेन इंसिडेंट पावर आई ए कॉस थीटा। तो इंसिडेंट पावर अपॉन सी, यहाँ भी क्या आया था देखिए ध्यान से, इंसिडेंट पावर अपॉन सी, जितना पावर इंसिडेंट था या इनफ्लक्स जो था है ना, लाइट का एनर्जी फ्लक्स, तो मैं यहाँ भी फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, इंसिडेंट पावर अपॉन सी, क्योंकि पूरी तरह से रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इंसिडेंट पावर को मैं बेटा लिख सकता हूँ इंटेंसिटी, एरिया ए नहीं लेमडा, इनटू ये वाला एरिया, इफेक्टिव एरिया, एंड दैट इज पाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ, इंटेंसिटी इंटू एरिया, इफेक्टिव एरिया, मतलब एक तरह से फ्लक्स की जैसे, फ्लक्स के लिए जो एरिया निकालते थे, इंटेंसिटी इंटू एरिया अपॉन सी, और प्रेशर क्या आएगा, इंटेंसिटी अपॉन सी, अगर ये स्फेरिकल सरफेस हुआ तो। और पता है अच्छी बात क्या है, ये स्फेयर के केस में सेम आंसर आता है, सेम रिजल्ट, अगर a इज इक्वल टू 1 r इक्वल टू 0 हो तो भी यही रिजल्ट आएगा, अगर a इक्वल टू 0 r इक्वल टू 1 हो तो भी यही रिजल्ट आएगा, और अगर a इक्वल टू 1 माइनस आर और r इक्वल टू r हो तो भी यही रिजल्ट आएगा। तो स्फेरिकल वाले केस में, तीनों केस में रिजल्ट यही आता है, फोर्स का और प्रेशर का। जबकि पता है रिफ्लेक्शन वाले केस में बड़ा डेंजरस क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रूफ किया जा सकता है, इंटीग्रेट करके निकालते भी, बट अभी ज़रूरत नहीं है कि लाइट ऐसे आई, अलग अलग लाइट अलग अलग एंगल पे जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, बट हर केस में फोर्स और प्रेशर यही आएगा, है ना। तो चाहे एक कितना भी हो ऐसा। तो एक तरीके से अपने को याद रखना है कि रिफ्लेक्टिंग वाले में जब फोर्स निकालते हैं ना, फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो इंसिडेंट पावर इन अपॉन एरिया करते हैं, है ना, सॉरी इंसिडेंट पावर अपॉन सी, और प्रेशर तो फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। तो किसी भी सरफेस पे आपसे फ्लक्स लिखें तो एक तरह से आपको इंसिडेंट पावर निकालना है, और इंसिडेंट पावर कैसे निकाल देंगे, तो एक तरह से इंटेंसिटी का फ्लक्स निकाल लेंगे। क्या करेंगे, फ्लक्स ऑफ इंटेंसिटी, देखो सब जगह वही किया, इंटेंसिटी का फ्लक्स निकाला है, फ्लक्स ऑफ इंटेंसिटी, है ना, ठीक, ध्यान रहे। चलिए, तो ये था अपना रेडिएशन प्रेशर, ये हो गया अपना पार्ट। फिर आता है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट। वर्क फंक्शन क्या कैसे होता है ये सब जानते हो ना, वर्क फंक्शन सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, डिपेंड नहीं करती मेटल के मतलब ये वेवलेंथ चेंज होने पे चेंज नहीं होती, ये सब जानते हो ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है। यस सर। तो अपन सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है, आइंस्टाइन्स इक्वेशन, वो इक्वेशन क्या कहती है कि एक सरफेस है, उस पर मान लो रेडिएशन आया एच न्यू वाला, तो अगर ये एच न्यू वर्क फंक्शन से ज़्यादा है
तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, है ना. दिस इज मेटल सरफेस, मेटल सरफेस विच इज फोटो सेंसिटिव, है ना. तो आइंस्टीन की क्वेश्चन कहती है कि अगर एक वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन आया किसी सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, है ना. और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वैल्यू आएगी एच न्यू, फोटोन की एनर्जी माइनस फाइव नॉट. ये क्या है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन. ये क्या है? वर्क फंक्शन. और ये क्या है? एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक, एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन, मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, है ना. एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन. ये बात सबको समझ में आती है? ठीक है ना. तो इसमें मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि एक्चुअली ना ये रिलेशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ड्यूरिंग ना, ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर मैं बोलूँ कि काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे, तो जितनी एनर्जी फोटोन लेके आया था उसका कुछ पार्ट गया वर्क फंक्शन में, है ना. एक मिनट, ऐसे ही लिख दो. हाँ ठीक है. और कुछ पार्ट गया हीट की फॉर्म में. कहाँ गया? कुछ पार्ट वर्क फंक्शन और कुछ पार्ट हीट. या इसको ऐसे लिख लो, चलो ज़्यादा देखना ज़्यादा आसान होगा कि फोटोन जितनी एनर्जी लेके आया था उसका कुछ पार्ट तो जाएगा वर्क फंक्शन में, जो एनर्जी बचेगी उसका कुछ पार्ट जाएगा काइनेटिक एनर्जी और कुछ पार्ट जाएगा हीट में, है ना. एनर्जी इन्हीं तीन जगहों पे जाएगी. जो फोटोन एनर्जी लेके आया था उसका कुछ पार्ट वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में, कुछ पार्ट फोटोन की फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में और बाकी पार्ट हीट में. तो मैं आपसे पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? व्हेन हीट लॉस इज जीरो. जब हीट लॉस क्या हो? जीरो. और वही से क्या आया कि के की वैल्यू ई माइनस फाइव नॉट. दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. और मैं पूछूं काइनेटिक एनर्जी मिनिमम क्या होगी? व्हेन हीट इज मैक्सिमम. तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम क्या होती है? जीरो. क्या होती है? जीरो. तो जो फोटोन्स की काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो जीरो से लेके के मैक्स के बीच होती है. किसी भी एनर्जी का फोटोन मिल सकता है, हाँ, के मैक्स से ज़्यादा नहीं मिल सकता. तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो इन एनी फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एंड मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज एच न्यू माइनस फाइव. तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो और एच न्यू माइनस फाइव के बीच होती है. तो ये जो रिलेशन है, इक्वेशन लिखी हुई है, ये सिर्फ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए. ये हमेशा इससे काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी, इससे क्या मिलती है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ये बात समझ में आती है? ध्यान रखना, कई बार मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ लेते हैं. व्हाट कैन बी द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. ठीक है, चलिए. ये बता दिया. जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ for a metal surface, if the threshold wavelength for a metal surface is lambda and it is illuminated by
radiation of wavelength lambda by 2, and it is illuminated by radiation lambda by 2, the emitted electron has kinetic energy, maximum kinetic energy k, है ना. Find maximum kinetic energy when it is illuminated by wavelength lambda by 4. जल्दी बताइए. If the threshold wavelength for a metal surface is lambda and it is illuminated by lambda wavelength lambda by 2, the emitted electron has maximum kinetic energy k. Find maximum kinetic energy when it is illuminated by wavelength lambda by 4. और आपका जो आंसर है ना वो आपको k डैश इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ k, k का कोफिशिएंट बताना है, k की टर्म में आंसर देना है. जरा सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कर सकते हैं. क्या लिखेंगे? कि k इज इक्वल टू पहले एच सी अपॉन लैम्डा बाई 2 माइनस एच सी अपॉन लैम्डा. ये बन रहा है एच सी अपॉन लैम्डा, मतलब k को एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं. k डैश इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा बाई 4 माइनस एच सी अपॉन लैम्डा, सो इट इज 3 एच सी अपॉन लैम्डा. कितना आ गया? 3k. खत्म. तो एक तो इस तरह के सवाल बनते हैं जिसमें दो इक्वेशन लिख करके अपने को सॉल्व करना पड़ता है. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और. इफ frequency of incident radiation is increased by 20%, the energy of most energetic electron increases by 0.5 electron volt. If the frequency of incident radiation is increased by 20%, the energy of most energetic photoelectron increases by 0.5 electron. Find work function of metal. जल्दी बताइए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर बताना है. फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस. सॉल्व हो रहा है क्या? ये हो जाना चाहिए वैसे. इक्वेशन कम तो नहीं पड़ रही है?
एक मिनट देख लेते हैं ना फटाफट, आप भी सॉल्व करो, मैं भी देख लेता हूँ। 20% से इंक्रीज किया, तो पहले मैं लिखूंगा k इज इक्वल टू ई माइनस फाइव नॉट, बाद में मैं लिखूंगा k को बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, 0.5 से बढ़ गया, तो ये आ गया k प्लस 0.5 इज इक्वल टू, एनर्जी कितना हो गई, 20% से बढ़ाया, तो 1.2 ई माइनस फाइव नॉट। ये सिंप्लीफाई हो पाएगा, नहीं, कहाँ हो पाएगा, 3 वेरिएबल है ना, 2 इक्वेशन है। इस 0.5 ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लो, इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा कर दो कि इसकी एनर्जी 1 से 1.5 हो गई। अब हो जाएगा कि ये इक्वेशन लिखोगे 1 इज इक्वल टू ई माइनस फाइव नॉट, ये इक्वेशन लिखोगे 1.5 इज इक्वल टू 1.2 इंटू फाइव नॉट, ऐसी इक्वेशन बनेगी। दो सॉल्व कर सकते हैं, ये बनेगा 1.5 इज इक्वल टू 1.2 ई की जगह 1 प्लस फाइव नॉट माइनस फाइव नॉट, ये बन रहा है 1.5 इज इक्वल टू 1.2 प्लस फाइव नॉट 0.2 फाइव नॉट, सो फाइव नॉट इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.2 दैट इज 1.5 इलेक्ट्रॉन। सही है क्या? ठीक है, चलो। तो इस टाइप के सवाल होते हैं इसमें, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन वाले। फिर एक आता है इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये क्या होता है? तो अगर मैं इसका एक सेटअप बनाऊं फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट का, ये अपनी कैथोड प्लेट है, इस पे लाइट आएगी एच न्यू, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं, गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। इसको मैं एक काम करता हूँ, अभी इसको ऐसे लगा देता हूँ कि ये अपना एनोड है, ये अपना कैथोड है, और ये VAC है। VAC मतलब पोटेंशियल ऑफ एनोड विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो क्या होता है, यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो एनोड उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एनोड अभी पॉजिटिवली चार्ज है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, तो इससे हमें सर्किट में एक करंट मिलती है। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो करंट ऐसे मिलती है, इसी करंट को बोलते हैं फोटो करंट। क्या बोलते हैं? फोटो करंट, है ना। तो हमने क्या किया कि एनोड को अगर हम पॉजिटिवली चार्ज रखेंगे तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो एनोड पे इंसिडेंट होते हैं, और हमें सर्किट में फोटो करंट मिलती है। ठीक, तो ये बात अपन समझते हैं। इफ द पोटेंशियल ऑफ एनोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड वी गेट सैचुरेशन फोटो करंट। क्या है? इफ पोटेंशियल ऑफ एनोड is positive with respect to cathode, we get saturation photocurrent, constant मतलब। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं एनोड के पोटेंशियल को कैथोड के टर्म में निगेटिव कर दूँ, मतलब ये बैटरी की पोलैरिटी बदल दूँ, तो क्या होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स का रिटार्डेशन होगा, और एक पार्टिकुलर वोल्टेज आएगी जब ये फोटो करंट 0 हो जाएगी। वो वोल्टेज वो होगी जब सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी एनोड तक नहीं पहुंच पा रहा है।
उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. इफ potential of anode is negative with respect to cathode, then for a particular potential, negative potential, photo current is zero. फोटो करंट कितनी हो जाती है? ज़ीरो. ये वो टाइम है जब मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रीच एनोड, जब सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी एनोड पे नहीं पहुंच पा रहा है. इसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना. मतलब जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, इतना ही मैंने रिटार्डिंग पोटेंशियल लगा दिया इक्वल टू ई इंटू वी एस, है ना. और इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एच न्यू माइनस फाइव. वी एस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब अगर के मैक्सिमम 2 वोल्ट था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? -2 वोल्ट. ये जानते हो ना आप लोग कि उतने से ही रुक जाएगा वो? जल्दी बताइए. स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक कंसेप्ट जानते हो ना? ठीक है. हाँ, तो यही मैं बताना चाह रहा था. और ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो ध्यान से देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन यहाँ से आ रहा है, एच न्यू और फाइव. तो ये जो वी एस है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन. इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी पे, मतलब न्यू और लैम्डा, एंड मेटल पे, मतलब वर्क फंक्शन पे. डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट. मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं फोटो करंट वर्सेस एनोड का पोटेंशियल कैथोड के रिस्पेक्ट में, है ना. तो जब एनोड का पोटेंशियल कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा तो ये फोटो करंट एक तरह से कांस्टेंट मिलती है. दिस इज सैचुरेशन फोटो करंट. और जब मैं एनोड का पोटेंशियल कैथोड के टर्म में नेगेटिव रखूंगा तो एक पार्टिकुलर पोटेंशियल पे ये वैल्यू ज़ीरो हो जाती है. दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना. अब अगर मैं, ये अपना नॉर्मल सा ग्राफ है फोटो करंट वर्सेस वीएसी का, है ना. अब अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊं तो क्या होगा, या नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ाऊं तो क्या होगा? ये चीज़ तो सेम रहेगी, सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगी. नंबर ऑफ फोटोन्स को कम करूं या इंटेंसिटी को कम करूं तो ये चीज़ तो सेम रहेगी, नंबर ऑफ फोटोन्स, तो फोटो करंट कम हो जाएगी, है ना. तो इफ इंटेंसिटी इज वेरीड, अगर इंटेंसिटी वेरी की जाती है कीपिंग न्यू कांस्टेंट, तो क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा और करंट चेंज होगी, है ना. एक ग्राफ और छोटा सा मिलता है, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी के बीच का. ये लीनियर ग्राफ आएगा, इट्स स्ट्रेट लाइन, कि हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो करंट बढ़ती जाएगी, है ना. जितनी कम इंटेंसिटी उतनी कम फोटो करंट, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा फोटो करंट. ये बात समझ में आती है? पता होगा ये तो शायद अपने. जल्दी, ये पता है ना? ये सब तो बस मैं रिवाइज कर पा रहा हूँ एक तरीके से, है ना, एक बार आपको यस याद. ठीक है. फिर ऐसा ही ग्राफ और आता है, इसी ग्राफ का पार्ट, कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट सेम नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ
इंसिडेंट फोटॉन्स का नंबर सेम हो, इसको आप ऐसा मान सकते हो कि ऑलमोस्ट सेम इंटेंसिटी, ऑलमोस्ट सेम इंटेंसिटी। एक्चुअली सेम नंबर ऑफ फोटोन लिखना ज़्यादा सही है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रखूँगा तो उसके अकॉर्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट आएगा। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट आएगा, बट फोटो करंट सेम रहेगी, है ना। तो सेम करंट, सेम फोटो करंट, और ये आई है, ये VAC है, ये -V1, ये -V2, ये -V3। तो जिसके लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा थी। तो ν3 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν1, जिसके लिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा, है ना। ये कहानी होती है। फिर एक और ग्राफ आता है, के मैक्सिमम वर्सेस लैम्डा के बीच का प्लॉट, है ना। लैम्डा नहीं, न्यू के। तो अपन जानते हैं कि के मैक्सिमम को अपन क्या लिख सकते हैं, एच न्यू -5। तो ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट आएगा विथ नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, -5 पे। अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए ग्राफ बनाऊं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो सबके लिए स्लोप सेम आएगा, इंटरसेप्ट डिफरेंट आएगा। तो अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो हर मेटल के लिए स्लोप सेम आएगा, मतलब इसको 5A, इसको -5B, इसको -5C। दिस इज फॉर मेटल A B C। थीटा सेम होगा। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये दिखाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये भी डिफरेंट होगी। अगर 5 डिफरेंट है तो ये डिफरेंट होगी। दिस इज 5A थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज 5B एंड दिस इज 5C। तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो सारे ग्राफ का स्लोप सेम होगा, हाँ इंटरसेप्ट डिफरेंट डिफरेंट होगा। सिमिलर ग्राफ उसके लिए बनेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो क्या होता है, E/VS। तो उसका स्लोप होगा hν/E। अगर मैं आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन पूछूं तो आप कहोगे वो आएगा hν/E -5/E। तो दिस इज स्लोप एंड दिस इज इंटरसेप्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले ग्राफ का। और इस ग्राफ का दिस इज स्लोप एंड दिस इज इंटरसेप्ट। तो स्लोप इंटरसेप्ट से मालूम करना है कि क्या स्लोप है और क्या इंटरसेप्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहां तक, कोई दिक्कत किसी को यहां तक, और कुछ बचता है क्या इस चैप्टर में, और कुछ बचा क्या जो आपको सीखना हो। सर डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। बेटा वो काम का नहीं है, उसका सिर्फ सेटअप देखना है आपने को। वो मैं वैसे डी ब्रॉगली में पढ़ा दूंगा, नेक्स्ट टाइम पे बता दूंगा, उसका सेटअप दिखा दूंगा। बस मैं उसकी फोटो ले आऊंगा, सिर्फ वो बता दूंगा कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या दिखाता है। डेविसन जर्मर की कोई कैलकुलेशन अपने कोर्स में नहीं है, उसका सिर्फ जो रिजल्ट है कि उसका रिजल्ट दिखाता है यस कि सर। इलेक्ट्रॉन वेव का मैक्सिमा आता है, बस। सिलेबस में मेंशन्ड है कि ओनली एनालिटिकल। पहले वो था कि उसका डिटेल पढ़ते थे, वो है ही नहीं सिलेबस में। ठीक है, यस सर। एक टर्म छोटी सी और आती है, बस जान लो इसमें। वो आती है क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है? क्वांटम एफिशिएंसी आप ऐसे सोच के देखो तो क्या जितने फोटॉन्स आएंगे हर फोटोन के कोरेस्पॉन्डिंग इमिशन होगा? क्या जितने फोटोन आएंगे, अगर मान लो फोटोन की एनर्जी h से ज्यादा हो, तो क्या हर फोटोन के कोरेस्पॉन्डिंग फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं। तो इसी को बोलते हैं क्वांटम एफिशिएंसी, x%। तो x is defined as number of photons emitted
अपॉन नंबर ऑफ उल्टा लिख दिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, कितने इलेक्ट्रॉन निकले, अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इनटू 100, कितने इलेक्ट्रॉन निकले कितने नंबर ऑफ फोटॉन से। जनरली इसकी जो वैल्यू होती है ना क्वांटम एफिशिएंसी की, वो सिर्फ 1 से 2% होती है, जनरली इतना ही होता है ये, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन निकले। अगर मैं आपसे इसी के अकॉर्डिंग पूछूं कि फोटो करंट का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो इन जनरल, ये जो अपन पीछे सीख रहे थे ना सैचुरेशन फोटो करंट, इसका एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो, तो सुनना, फोटो करंट का एक्सप्रेशन, तो फोटो करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इनटू चार्ज। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू x/100 क्वांटम एफिशिएंसी इनटू ई, है ना, कितना फोटोन आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय क्वांटम एफिशिएंसी, कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ये क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, याद करो, इंटेंसिटी इनटू एरिया अपॉन एच न्यू, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इंटू x/100 इंटू, ऐसे करके आप फोटो करंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हो। यहाँ से देखो ये प्रूफ हो रहा है कि फोटो करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैथमेटिकली ये प्रूफ कर सकते हैं कि पार्टिकुलर रेडिएशन के लिए फोटो करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ आई कि अभी फोटो करंट ही पूछ दिया कि भाई ये सब दे दिया तुम्हें, इतने इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, इतना एरिया है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्वांटम एफिशिएंसी है, बताओ फोटो करंट कितनी होगी, ये रहा फोटो करंट। सिंपल कंसेप्ट यूज करना है, करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, तो कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, और कुछ पढ़ना है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक में।